सुप्रभात बच्चों, हम रीति काल का अध्ययन कर रहे हैं और रीति काल के अध्ययन के द्वारा हमने रीति काल के नामकरण, परिस्थितियाँ, रीति काल की विभिन्न धाराओं जैसे कि रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीतिबद्ध काव्य धारा तीनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और हमारा आज का विषय है रीति काल की उपलब्धियाँ। रीति काल की उपलब्धि। उपलब्धियां शब्द, रीति काल की उपलब्धियों का विस्तृत अध्ययन करने से पहले हमें उपलब्धि के बारे में जानना जरूरी है कि उपलब्धि क्या होता है। किसी समय से किसी काल विशेष के दौरान हमने जो प्राप्त किया, चाहे वह ज्ञान है, जो भी हमने प्राप्त किया है उसका विश्लेषण करना, उसका विवेचन करना कि उस समय के दौरान हमें क्या मिला, वही क्या कहलाता है, उपलब्धियां। तो रीति काल के उपलब्धियों में हम करेंगे रीति काल जो था, रीति काल एक मार्ग, पद्धति, रीति या एक विशेष मार्ग पर चलने वाला समय कहा गया है। क्योंकि रीति काल में जिस किसी भी काल का जो नामकरण होता है वह किसी साहित्यिक युग की किसी प्रवृत्ति के आधार पर, किसी कर्ता के आधार पर या किसी कृति, किसी रचना के आधार पर। जैसे कर्ता के आधार पर का मतलब भारतेंदु युग, हिंदी साहित्य में जो 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि उस समय के दौरान भारतेंदु युग ने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस साहित्य की रचना की, उसी साहित्य ने उस समय को प्रभावित किया। यानी अन्य कवि भी उन्हीं का अनुसरण करके काव्य रचना करने लगे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उसमें समाज का जो यथार्थ चित्रण किया गया, समाज की जैसी परिस्थितियां थी, लोगों का जैसा रहन सहन था, लोगों की जैसी विचारधारा थी और उनका जो परंपराएं थी, जो रीति रिवाज थी, हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, आदि का चित्रण किया गया। तो ये समय क्या कहलाया? भारतेंदु युग। ये किसके नाम पर हो गया? एक व्यक्ति विशेष के नाम पर। भारतेंदु युग यानी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर उस युग को, उस समय को दिशा निर्देश देने वाला, उसका मार्गदर्शन करने वाला जो कवि था वो कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस समय को किस नाम से पुकारा गया? भारतेंदु युग से। इसी प्रकार रीति काल जो नामकरण दिया गया वह उस समय की या तो कोई प्रवृत्ति होती है, उस समय की कोई प्रवृत्ति, विशेषता या कोई कृति, कोई विशेष रचना जो प्रसिद्ध हुई है, जिसने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है, जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और जो समय के दौरान उसमें जो बदलाव आया है वो क्या होती है? कोई कृति विशेष या फिर कर्ता यानी करने वाला, जैसे भारतेंदु युग, या फिर उस समय की जो पद्धति है, जो मार्ग है, जो बनी बनाई पगडंडी है। पगडंडी क्या होता है? रास्ता, पगडंडी रास्ता। जैसे सभी लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और उन लोगों के द्वारा चलने के कारण वहाँ की घास जो है, वहाँ के जो घास मतलब जैसे घास पैरों के तले दब जाती है, कुचल जाती है और वो रास्ता कठोर हो जाता है, बन जाता है और सभी उसी नियत मार्ग पर चल रहे हैं, तो वो क्या होता है? पद्धति यानी पगडंडी रास्ता। तो रीतिकालीन कवि एक विशेष रास्ते पर चले। किसके द्वारा बनाए गए रास्ते पर? संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा बनाए गए रास्ते पर रीतिकालीन कवियों ने जो काव्य रचना की, तो वो समय क्या कहलाया? रीति काल। तो रीति काल की उपलब्धियां पढ़ रहे हमने। उस काल के दौरान हमने क्या प्राप्त किया, क्या सीखा। रीति काल में दो प्रकार के ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे हम पीछे वाली वीडियो में भी अध्ययन कर चुके हैं, लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ।
लक्षण ग्रंथ कौन से थे? जिन ग्रंथों का निर्माण संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा बताए गए काव्यांगों का निरूपण करते हुए किया गया, यानी काव्यांगों का, काव्य के विभिन्न अंगों का, काव्यांगों का निरूपण करते हुए जिन ग्रंथों की रचना की गई वे कहलाए लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथकार कवि या शिक्षक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें आचार्य की कोटि में नहीं रखा गया क्योंकि उनमें सूक्ष्म विवेचन, सूक्ष्म विश्लेषण शक्ति का अभाव था, इसलिए उन्हें कवि आचार्य या कवि शिक्षक कहा गया। कवि शिक्षक किनको कहा गया? जो ज्ञान को सरल बनाते हैं, सुबोध बनाते हैं और आम जनता के लिए सुगम बनाते हैं, उनको कवि शिक्षक या कवि आचार्य की उपाधि दी गई। दूसरे प्रकार के कौन से ग्रंथ लिखे गए? लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथों के अंतर्गत कौन सा आता है? लक्षण ग्रंथों में बताए गए लक्षण, नियम, अंग, उपांग आदि का पालन करते हुए, आदि नियमों को पालित करते हुए जिन ग्रंथों की रचना की गई वे थे लक्षण ग्रंथ। तो रीति काल के दौरान इन दोनों प्रकार के ग्रंथों की रचना की गई। अब उनमें हम उनकी उपलब्धियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करते समय हमें उस समय का क्या करना पड़ता है? विवेचन करना पड़ता है। विवेचन करना पड़ता है, समीक्षा करनी पड़ती है। समीक्षा करना यानी उसके गुण और दोषों का विश्लेषण करना, गुण और दोषों का विश्लेषण करना। यानी उस समय के दौरान हमें क्या सीखने को मिला और उस समय क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण हमारा साहित्य उच्च कोटि की श्रेणी में नहीं आ पाया। तो गुण और दोषों का विश्लेषण करते समय एक सूक्ष्म आलोचना की अपेक्षा रहती है। यानी आलोचक क्या होता है? वो पक्षपात पूर्ण निर्णय न कर करके निष्पक्ष निर्णय करे, यानी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे, पक्षपात न करे और वो पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जो पहले से बनी बनाई बातें हैं, जो पहले से बने बनाया रास्ता है उस पर चलकर उसी चीज के बारे में अपनी राय देना, समीक्षा करना, पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो, तो वो कहलाता है विवेचन या विश्लेषण। तो हम रीति काल की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि रीति काल के दौरान हमें क्या मिला। तो इसकी जो हम प्रवृत्तियों का अध्ययन कर चुके हैं, जो रीति सिद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं और रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं, इन सब का हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं और यही रीति काल की क्या थी? उपलब्धियां। तो आज हम इसके अंतिम प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं, रीति काल की उपलब्धियां। उपलब्धियों में हमने सबसे पहले रीति विषयक ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की। रीति विषयक ग्रंथ का निर्माण। रीति काल में अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ। संस्कृत काव्य शास्त्रों के आधार पर अनेक ग्रंथ लिखे गए और जो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे जैसे केशवदास, मतीराम, भूषण, पद्माकर, द्विजदेव, विजय शाही, ग्वाल कवि आदि कवियों ने रीति विषयक ग्रंथों का निर्माण किया। लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य के विभिन्न अंगों का, काव्यांगों का, काव्य के विभिन्न अंग जिसमें क्या क्या आ गए? नायक नायिका भेद है, रस, अलंकार, छंद, जो भी विषय इस समय अपनाए गए उनकी विस्तृत जानकारी रीति ग्रंथों में मिली। यानी रीति के विषय में अनेक ग्रंथों का निर्माण उस समय के दौरान हुआ और इसमें विविधता अपनाई गई। रीति विषय ग्रंथों में जो वैविधता थी अलग अलग प्रकार के, जैसे मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य दो प्रकार के काव्यों की रचना की गई। मुक्तक काव्य कौन से होते हैं? जो किसी नियम विशेष से स्वच्छंद
नियम विशेष में बंधित न रह करके स्वच्छंद रूप से जिन काव्यों का निर्माण किया जाए, जिन काव्यों की रचना की जाए, उनको क्या कहा? मुक्त काव्य। और प्रबंध काव्य उच्च कोटि के काव्य प्रबंध काव्य में आते हैं, जिसमें 8 सर्ग होना जरूरी है और जिसका जो नायक है, नेता है, जिसके बारे में वर्णन किया गया है, वो वीर हो, कम से कम 8 सर्गों की रचना की गई, दूसरे को प्रेरित करने वाला हो। इस प्रकार का जो नायक होता है उसका वो काव्य की कोटि में आता है, प्रबंध काव्य की कोटि में। तो प्रबंध काव्य में जैसे रामचंद्रिका है, जगत विनोद है, आदि काव्य प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। मुक्त काव्य में बिहारी सबसे ही है। दूसरी विशेषता है भक्ति परक काव्य। हालांकि रीति काल के दौरान, भक्ति काल के दौरान जो भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी गई थी, उतना उच्च कोटि का काव्य नहीं लिखा गया, क्योंकि भक्तिकालीन कवियों को न तो किसी जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी, लालसा थी, और न ही उन्होंने समाज की तरफ कोई ध्यान दिया। उनकी रचनाओं में छिटपुट भक्तिपरक रचनाएं ही मिलती है। उन्होंने राधा कृष्ण को अपने काव्य का विषय बनाकर कुछ भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी है और उन्हीं रचनाओं का निर्माण करके उन्होंने कुछ भक्तिपरक रचनाएं लिखी थी, जिसमें से बिहारी सतसई ने भक्तिपरक 70 दोहे लिखी हैं। बिहारी सतसई में 70 दोहे भक्ति से संबंधित हैं। वीर रस काव्य, वीर काव्य रीतिकाल की एक जो उपलब्धि है, वीर काव्य। वीर काव्य का विषय क्या बन गया था? राष्ट्रीय था। रीतिकाल के दौरान कुछ कवि ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने काव्य में वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी, जैसे भूषण। वीर कवि में कौन कौन आते हैं? भूषण, लाल, सुध, आदि कवियों ने अपनी रचनाओं में वीरतापूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य में, जैसे भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक आदि रचनाओं के दौरान राष्ट्रीयता का संदेश दिया। उन्होंने उस समय के नवयुवकों को, उस समय के जो युवा पीढ़ी थी, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए जो वीरतापूर्ण रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार वीरता भी रीतिकाल की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में सामने आती है। नीतिपरक दोहे, नीतिपरक दोहे द्विवेदी काल में कहा गया है कि रीति काल में जो नैतिकता थी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। यानी द्विवेदी काल में रीति काल के बारे में समीक्षा करते हुए कुछ जो कवियों का, लेखकों का मानना है कि रीति काल में जो है नैतिकता की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि रीतिकालीन काव्य कैसा था? दरबारी काव्य था, विलासितापूर्ण काव्य था। इसलिए उनका मानना है कि नीति परक दोहे उस समय नैतिकता का सवाल ही नहीं उठता, नैतिकता उस समय के युग की एक उपलब्धि नहीं कही जा सकती। लेकिन फिर भी हम ये नहीं मान सकते, क्योंकि रीति काल के दौरान बिहारी, गिरधर कविराय, वृंद, बेताल, भाव आदि कवियों ने नैतिकतापूर्ण रचनाएं लिखी है। गिरधर कविराय ने कहा है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, राग रंग मन कहीं लग न पावे। यानी जो बिना विचारे जो कार्य करता है वह बाद में पछताता है। तो इस पर पंक्तियों के रचयिता कौन है? गिरधर कविराय। तो हम देखते हैं कि रीति काल के दौरान
नैतिकतापूर्ण रचनाएं भी लिखी गई, जैसे कर्त कर्त अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जावत ते सील पर पड़ते निशान। बिहारी ने अपनी रचना बिहारी सतसई में अनेक नैतिकता की बातें बताई और नीति परक दोहे लिखे गए, इसलिए हम नहीं कह सकते कि रीतिकाल नैतिकता से अछूता काल था। उस समय कुछ रचनाएं लिखी गई जो नैतिकता पूर्ण थी। अगली इसकी प्रवृत्ति है लोक जीवन का वर्णन। लोक जीवन का वर्णन। वैसे तो रीतिकालीन कवियों का ध्यान समाज की ओर बहुत ही कम है, क्योंकि उनका काव्य दरबारी काव्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में सामाजिकता का चित्रण किया है। सामाजिकता का चित्रण किया, लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति आदि का खुलकर चित्रण रीतिकालीन कवियों ने किया है। जो हमारी सामाजिकता थी, लोगों का जो जीवन थी, जीवन पद्धति थी, जीवन शैली थी, उसके दर्शन हमें रीतिकालीन साहित्य में देखने को मिलते हैं। उस समय जो परंपराएं थी, उस समय की परंपराओं का निर्वाह, परंपराओं का निर्वाह रीतिकालीन साहित्य में मिलता है। विभिन्न पर्वों त्योहारों, विभिन्न पर्वों का वर्णन, त्योहारों का वर्णन, लोगों की जीवन शैली का वर्णन उस समय के साहित्य में देखने को मिलता है। अगली उपलब्धि है अलंकारिकता। अलंकारिकता, रीतिकालीन कवियों का मन अलंकार प्रदर्शन में खूब रहा। अलंकारिकता जो रीतिकालीन काव्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, और इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के आधार पर मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से विभूषित किया था, और अलंकारों का प्रदर्शन रीतिकालीन कवियों का प्रमुख विषय था। वो अपनी रचना, अलंकार विहीन रचना को निरस मानते थे। उनका मानना था कि जिस रचना में, जिस काव्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो क्या अलंकारिकता, इसलिए उस समय की एक मुख्य प्रवृत्ति थी, और इसी आधार पर इसको अलंकृत काल कहा। कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन, कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन, रीतिकाल के दौरान शाहजहां, जहांगीर जैसे महान मुगल सम्राटों ने कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद आदि स्थापत्य कला के महान उदाहरण जो आज में हमारे सामने हैं वो दिए, और इस प्रकार कला के उत्कृष्ट प्रदर्शन में कला को निखारने के लिए उन्होंने बखूबी योगदान दिया। शाहजहां तथा जहांगीर स्वयं कला प्रेमी थे, और उनके दरबार में अनेक ऐसे कवि थे जिन्होंने, जैसे स्थापत्य कला है या काव्य कला है, उन दोनों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनके समय में मुख्य रूप से उभर कर सामने आया। श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता भी रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपरोक्त काल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। उन्होंने श्रृंगार काल, उनकी जो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति थी, विशेषता थी, उसी के आधार पर दिया। इस समय इसके दोनों रसों का, श्रृंगार के दोनों रूपों का, श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, दोनों रूपों में कवि का मन खूब रमा। उन दोनों रूपों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण रीतिकाल के दौरान किया गया। नारी के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया गया। स्योग श्रृंगार के अपेक्षा वियोग श्रृंगार का वर्णन कम देखने को मिलता है। स्योग श्रृंगार में नारी के अंगों की सुंदरता का चित्रण किया गया है। उस समय का जो विलासिता का युग था, राजा महाराजाओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से
जो दरबार में नाच गान होता था, संगीत की महफिलें होती थी, उनका चित्रण और नारी के सौंदर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन उस समय की एक प्रमुख विशेषता के रूप में आता है। भाषा शैली, ब्रज भाषा का विकास भी रीति काल की एक मुख्य उपलब्धि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भक्ति काल के दौरान भी ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं लिखी गई, लेकिन उस समय अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं का प्रयोग भी किया गया। लेकिन रीति काल ने ब्रज भाषा को जो सरसता, जो मधुरता प्रदान की, उस समय से पहले ब्रज भाषा को वो स्थान नहीं मिला था जो रीति काल के दौरान मिला। तो ब्रज भाषा रीति काल की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर सामने आई। साहित्यिक भाषा के रूप में कौन सी भाषा को गौरव प्रदान किया गया, किस भाषा को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया गया? ब्रज भाषा को, और जिसमें तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। अलंकार, छंद, रस आदि का बखूबी चित्रण रीति काल के दौरान किया गया। तो किसी भी समय की उपलब्धियों के बारे में जानने से, जैसे हम रीति काल की उपलब्धियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी भी समय की उपलब्धियों के बारे में जानने से पहले हमें उस समय का गहराई से, गहनता से विवेचन करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है। उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको देखकर, परख कर ही हम उस समय की समीक्षा कर सकते हैं कि उस समय के दौरान हमने क्या पाया, कैसा साहित्य रचा गया, कैसे लोगों का जीवन शैली थी, कैसे उनका रहन सहन था, और जो साहित्य रचा गया उससे समाज को क्या प्राप्त हुआ, किस ज्ञान की प्राप्ति हुई, और समाज को प्रेरित करने के लिए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, लोगों के जीवन को सरस बनाने के लिए और उनके सुख के लिए जिस प्रकार के साहित्य की रचना की गई, उस साहित्य की परिस्थितियों का, प्रवृत्तियों का अध्ययन भी उस समय के दौरान किया जाता है। धन्यवाद।